लेकिन लगभग 4 साल हो गए पूरे गुजरात में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो हृदय से चिंतित रहते हैं कि हम किसानों को ज्यादा समृद्ध कैसे बना सकते हैं, उनके जीवन को सरस कैसे बना सकते हैं, सरल कैसे बना सकते हैं। तो इस दिशा में उनका चिंतन है कि प्राकृतिक खेती को हमने बढ़ाना चाहिए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि विभाग सब इस काम में लगे हुए हैं और पूरे प्रदेश में लगभग 6-7 लाख से ज्यादा किसान खेडूत अब प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं। आप भाई इस आदिवासी क्षेत्र के खेडूत हैं। मैं आपसे यही बात करने आया हूं कि आजकल आप अपने खेतों में यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक बाजार से खरीदते हो और अपने खेतों को जहरीला बनाते हो। आपकी धरती माता इस रासायनिक खादों से बंजर होती जा रही है। आने वाले टाइम में आपके जो बच्चे हैं उनको उपजाऊ जमीन नहीं मिलेगी। हमने अभी ये सोचना पड़ेगा और इसीलिए आप लोगों के मगज में एक बात बैठी हुई है कि हम रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। अब बातचीत करूंगा, बोलोगे कि नहीं? मेरे पीछे बोलोगे? बहुत अच्छा, बोलना है, चुप नहीं बैठना। ईमानदारी से बताओ, यही चिंता है ना आपकी कि हम यूरिया, डीएपी नहीं डालेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा? ये चिंता है ना? यही चिंता है ना? ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरे पास कुरुक्षेत्र हरियाणा में गुरुकुल चलाता हूं। 200 एकड़ की खेती मैं करता हूं। 200 एकड़ में 450 गाय है मेरे पास और वहां में एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक कोई नहीं डालता और मेरा उत्पादन अब रासायनिक खेती करने वालों से भी ज्यादा होता है। आप में रात में टिम्बी गांव में था, वहां प्रफुल्ल भाई राठवा के यहाँ मैंने भोजन लिया था और ऐसे खेडूत, ये ऐसे कुछ खेडूत हैं जिन्होंने हरियाणा कुरुक्षेत्र जाकर मेरा फार्म देखा है। ये वहां जा करके आए हैं। तो इनसे आप बातचीत करना कि मेरे खेतों का उत्पादन कितना होता है। खेडूत भाइयों, आप जो खेती कर रहे हैं डांगर की, इसमें मुझे बताया गया लगभग 17-18 क्विंटल आप 1 एकड़ में डांगर पैदा करते हैं। ठीक है? बोलो भाई, कमजोर विद्यार्थी हो? हाँ, बोलना, चुप नहीं बैठना। 17-18 क्विंटल होता है, ज्यादा होता है? चलो 20 क्विंटल होता है। 20 होता किसी के यहाँ? नहीं। लेकिन मेरा डांगर अभी खड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। मेरा डांगर होता है 32 क्विंटल 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 32 क्विंटल होता, 32 क्विंटल एवरेज है ये मेरे डांगर की। और जो किसान रासायनिक खेती करते हैं वहां पर वो 1 एकड़
20,000 रुपए का खर्चा करते हैं, 20,000 का खर्चा, और उनका उत्पादन होता 28 से 30 क्विंटल हमारे यहाँ, और खर्चा 20,000 रुपया, और मेरा खर्चा 1 एकड़ में आता 2,000 रुपया। वो किसका? जीवामृत का स्प्रे कराता हूं, उसमें जीवामृत डलवाता हूं, इसके लिए कुल 2,000 रुपये। रासायनिक वाले पानी प्रयोग करते हैं 100%, और मैं करता हूं 50%, आधा पानी बचाता हूं, उत्पादन ज्यादा मिलता है। और मजे की बात जो सबसे जरूरी, रासायनिक वालों का डांगर जो खाएगा उसको कैंसर होगा, डायबिटीज होगी, हार्ट अटैक आएगा, 20 बीमारियां होंगी, उनका सारा धन अस्पतालों में जाएगा। और मेरा डांगर जो खाएगा वो पहलवान बनेगा, वो स्वस्थ और मजबूत होगा। इसका कोई फर्क नहीं है। अगली बात, रासायनिक खेती से धरती बंजर होती ही चली जाएगी, और मेरी खेती से धरती उपजाऊ होती ही चली जाएगी। हर साल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब हमने पूरे गुजरात में, जो कृषि विभाग का आत्मा एक डिपार्टमेंट है, जिसके डायरेक्टर संकेत जोशी जी हमारे बीच में आए हैं, तो आप पूरे गुजरात में जितने भी गामड़ा हैं, हमने 3-3 गांव के समूह बना दिए, क्लस्टर बना दिए 3 गांव के, और उस 3 गांव में एक हमारी बहनें जो आई हैं कृषि सखी, उनका नाम रखा, और किसानों का आज मैं घोषणा करता हूं, उनका नाम किसान मित्र रखवा। संकेत भाई, ये तो किसान कृषि सखी हो गई, और वो जो किसान हैं उनको, जो आपके ट्रेनर हैं, उनको किसान मित्र का नाम दो, अच्छा रहेगा ना? ठीक है, आज से उद्घाटन छोटे उदयपुर से इस नाम का हो गया। अब हमारे बीच में जो कृषि सखी है और किसान मित्र जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, पहले हमने उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिलवाई है, और ऐसी कृषि सखी और किसान मित्र हमने चुने हैं जो अपने खेत में प्राकृतिक खेती करते हैं, जिनके घर में देसी गाय भी है, जिनके घर में अपना खेती का मॉडल है। अब जो खुद करता है वही तो दूसरे को ट्रेनिंग देगा। जिसे खुद ही नहीं पता खेती क्या होती, वो ट्रेनिंग कैसे देगा दूसरे को? इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि 3-3 गामड़ा, ये 2 लोग कृषि सखी और किसान मित्र, ये अपना खेत दिखाएंगे और गामड़ा में जाके बाकी लोगों को फ्री ट्रेनिंग देंगे, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। और उसमें क्या ट्रेनिंग है भाई? बीजामृत कैसे बनता है, जीवामृत कैसे बनता है, घन जीवामृत कैसे बनता है, आच्छादन कैसे होता है, और एक समय पर अनेक तरह की फसलें पैदा करने की एक तरीका बताया जाता है। ये जो पद्धति हम सिखाते हैं ये इतनी जबरदस्त है कि आपके खेत में जो सूक्ष्म जीवाणु है वो इससे बढ़ेंगे। आप समझो ध्यान से, ये जो प्राकृतिक खेती है ना, ये शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती, इसमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हमने अळसिया चाहिए, सूक्ष्म जीवाणु चाहिए, मित्र कीट चाहिए। आपका काम ही नहीं है वहां,
वो काम करेंगे खेत में, वो वर्कर है, वो मजदूर हैं, वो आपके मेहनती जीव हैं जो आपकी खेती को करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत मोटा उदाहरण मैं देता हूं। अब प्राकृतिक खेती है क्या, इसको समझो। बोलना है अपने। आप कभी जंगल में गए हैं? बोलो भाई। देखा ना जंगल? देखो जंगल में सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे, कोई छोटे भी हैं बड़े भी। आप बताओ जंगल में यूरिया कौन डालता है? डीएपी कौन डालता है? जंतुनाशक कौन डालता है? गोबर की खाद कौन डालता है? छाण कौन डालता है? तुम तो बोलते ही नहीं, बहुत कमजोर विद्यार्थी हो। हैं? बोलोगे तभी तो समझ में आएगी ना। जंगल में इतने तरह के पेड़ पौधा है, कोई यूरिया नहीं डालता, डीएपी नहीं डालता, जंतुनाशक नहीं डालता, कोई छाण डालने नहीं जाता, कोई पानी देने नहीं जाता। और जंगल का पेड़ जब फल लगने का टाइम आता है, समय आता, तो फल से लद जाता। और जंगल के पेड़ के किसी भी एक पत्ते को तोड़ो और प्रयोगशाला में ले जाओ, लेबोरेटरी में, उस पर रिसर्च कराओ वैज्ञानिकों से, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलती। उसमें फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, ये जो तत्व हैं जो आपसे लोग कहते हैं बाजार से खरीद के लाओ फिर खेतों में डालो। आपसे मैं पूछता हूं, जंगल में कोई कुछ नहीं डालता और उसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं है, सब पेड़ हरे भरे खड़े हैं। ये क्यों खड़े हैं? इसका कारण मेरी बहनों और भाइयों एक ही है कि वहां आप और हम जैसे समझदारों का प्रवेश नहीं हुआ। ये जो समझदार जहां जाता है ना, वहीं बंटा ढार, वहीं बेड़ा गर्क हो जाता है। जहां समझदार है वहां नहीं जाते, उसने नहीं देते, इसलिए बचा हुआ। अब वहां ये पेड़ हरे भरे क्यों हैं? इसलिए हैं कि एक समय पतझड़ का आता, सारे पौधों के पत्ते जमीन में गिर जाते कि नहीं? वो सारी धरती को आच्छादित करते हैं, ढक देते हैं। होता है ये आच्छादन भगवान का। और उसके नीचे आपका हल नहीं चलता, ट्रैक्टर नहीं चलता, तो उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु अपनी कॉलोनियां बना करके रहते हैं, अपना परिवार बढ़ाते हैं, वो आपके हल ने, ट्रैक्टर ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, छेड़छाड़ नहीं की। तो उस जंगल में अलसिया का भरमार है, सूक्ष्म जीवाणुओं की गिनती नहीं है, मित्र कीट असंख्य हैं। वो अपने आप धरती माँ की जुताई करते रहते हैं। और कितना भी बारिश बरसती है जंगल में, कुछ ही समय के बाद सारा पानी अलसिया ने, केचुए ने जो छिद्र बनाया है, उसके द्वारा सारा धरती माँ के पेट में चला जाता है। और वो सूक्ष्म जीवाणु सारे तत्वों की, मिट्टी की पूर्ति करते रहते हैं, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। तो हम जो प्रचार कर रहे हैं प्राकृतिक खेती का, हम यही बात आप सबको बताने आए हैं। जो नियम जंगल में काम करे वही नियम हमारे खेत में काम करेगा। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। इस प्राकृतिक खेती में आपको बाजार से कुछ भी खरीद के नहीं लाना, कुछ भी खरीद के नहीं लाना। सब किसान के घर में ही पैदा होता, खेडूत के घर में पैदा होता। हम बीजामृत से लेके जीवामृत, घन जीवामृत, ये दो सबसे मुख्य बिंदु हैं हमारी खेती में। और इसके लिए क्या चाहिए? घर में एक देसी गाय चाहिए, एक देसी गाय।
ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक देसी गाय से हम 18, 20, 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं एक गाय से। ये जीवामृत में कौन सा विज्ञान है कि जिसके डालने के बाद यूरिया डीएपी की जरूरत ही नहीं बचती? क्या कारण है? इसको समझो ध्यान से। ये जीवामृत में जो छाण पड़ता है, गोबर गोमूत्र, वो देसी गाय का पड़ता। देसी गाय, आपकी डांगी गाय है, आपकी साहिवाल गाय है, आपकी गिर गाय है, कांकरेज गाय है, जो भारत की नस्लें हैं उनमें ये गुण है, बाकी में नहीं है। हॉस्टन फ्रीजन जर्सी मेरे पास भी है, यहां आपने भी बहुत पाली हुई। उन हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय के 1 ग्राम गोबर में 70 से 78 लाख सूक्ष्म जीवाणु हैं। कितने बोलो मेरे पीछे? 70 से 78 लाख सूक्ष्म जीवाणु हैं अंग्रेजी गाय में। और जो हमारी भारत की गाय है, कांकरेज है, गिर है, जो देसी गाय है, इसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं। 300 करोड़ से भी ज्यादा। समझ में आ गई? अब ये जो सूक्ष्म जीवाणु है गौ माता के पेट में, ये एक तरह के नहीं है, सैकड़ों तरह के, सैकड़ों तरह के। और जब हम जीवामृत में 8-10 किलो गोबर देती है देसी गौ माता 24 घंटा में, 7 भी देती, 8 भी, 10 भी, ऊपर नीचे हो जाए कोई खतरा नहीं है। 24 घंटा में जितना छाण गोबर गाय देती है, उस गोबर को गाय के ही मूत्र में जो 24 घंटे में जितना मूत्र है, 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो, जितना भी, इन दोनों को इस ड्रम में डाल दो। जो आप ड्रम ही बोलते हैं ना, जिसमें बनाते 200 लीटर का, इसमें लगभग 170-80 लीटर पानी डालो और इसको छाए में रखना, धूप में नहीं रखना। जहां पशु बांधते हो वहीं कहीं छाए में ड्रम को रखो। अपने खेत में रखना तो भी छाए में रखना। तेज धूप पड़ती है तो सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं, इसलिए धूप में नहीं रखते। अब आप बोलिए, गाय के जब 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ कम से कम सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? कहो कि हम तो खेती करते हैं, कोई लाला जी थोड़ा ही जो हिसाब लगाएंगे, है कि नहीं? मैं बताता हूं, 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं देसी गौ माता के 10 किलो गोबर। 30 लाख करोड़। और हम इसमें 1.5 से 2 किलो बेसन डालते हैं, किसी भी दाल का बेसन। दाल आप पैदा करते हो कि नहीं खेत में? आपके खेत में कोई भी दाल, अड़द की है, मग की है, चना की है, मसर की है, कोई भी दाल है, उसका आटा पीस के, और अपने घर का बढ़िया आटा ना हो तो कोई मिल कहीं हो जिसमें बड़ा मिल में पीसते और नीचे गिर जाता, खराब हो जाता, वो ले आओ। कोई अच्छा डालना जरूरी नहीं है, वहां का भी आटा ले सकते, 1.5 से 2 किलो। और गुड़, अब ये भी किसान ही पैदा करता है, कोई कहीं करता, कोई कहीं करता, किसान गुड़ 1.5 से 2 किलो गुड़ डालो इसमें। और आप 2 मुट्ठी, आधा किलो किसी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी डालो। आप खेत की क्यों नहीं डालो? खेत की इसलिए नहीं डालनी
कि खेत में आपने यूरिया डीएपी डाल के सारे सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी के मार दिए, वहां कुछ बचा ही नहीं है। पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी आपने डाला नहीं, वहां सूक्ष्म जीवाणु का भंडार। और ये जो सूक्ष्म जीवाणु ना मेरी बहनों, ये आंख से नहीं दिखते, इतने सूक्ष्म है। वो एक यंत्र होता है, उससे देखे जा सकते हैं। अब वो मिट्टी डालनी और फिर क्या करना, लकड़ी का एक डंडा लो, घड़ी की सुई की तरह ये घुमाओ 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, 2 बार। यूं नहीं घुमाना, ये घुमाना, सुई घड़ी की जैसे चलती। यूं क्यों नहीं घुमाना, ऐसे घुमाओगे तो वो नीचे जाएंगे सूक्ष्म जीवाणु, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मर जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। और ये घुमाओगे ना तो वो ऊपर आएंगे, तो उनको ऑक्सीजन मिलेगा, वो बढ़ेंगे। अब इसका साइंस विज्ञान क्या, ध्यान करो। ये जो सूक्ष्म जीवाणु गौ माता के पेट से गोबर में जो आए हैं, अब इनको हमने जिंदा रखना और बलवान बनाना, स्वस्थ बनाना। तो उनको दाल का बेसन खिलाना है। दाल के बेसन में प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन जब वो खाएंगे तो वो स्वस्थ होंगे, बलवान होंगे, ताकतवर होंगे। और गुड़ जो डालेंगे तो उससे उनकी संख्या बढ़ती, मल्टीप्लाई होते, सूक्ष्म जीवाणु बहुत बढ़ता और उसको आकर्षित करता, वो खाता तो परिवार बढ़ाता वो। आपने देखा होगा ना, कहीं आप ये देखो ना, साफ जगह है, यहां आप गुड़ डाल दो, 1 घंटे में पता नहीं कहां से कितने कीट पतंग आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं? मैं इतना बोलता हूं, आप थोड़ा बोलते हो, आएंगे कि नहीं? जैसे बोलो, बहनों इनको रोटी खिला के लाए थे कि नहीं? तो जैसे कीट पतंग दौड़े आते हैं ना गुड़ पे, ऐसे वो सूक्ष्म जीवाणु वो बढ़ाता। और मिट्टी जो है उसमें भी सूक्ष्म जीवाणु जो हमने आधा किलो डाली, अब ये आपस में मिलकर मेलवन का काम होता। मेलवन समझते हैं ना गुजराती में? 1 क्विंटल दूध में 50 ग्राम दही डाल दो, सवेरे सारा दूध दही में बदल जाएगा कि नहीं? इसको मेलवन बोलते। हमारे यहाँ उत्तर भारत में इसको जामुन बोलते, अंग्रेजी वाले इसको कल्चर बोलते। तो अब देखो, जब ये सारा घोल मिलता है तो इसमें हर 20 मिनट में, अब ध्यान करो, इस ड्रम में जब गुड़ मिलेगा, बेसन मिलेगा, गोबर गोमूत्र मिलेगा, मिट्टी मिलेगी और इसको घोलोगे सवेरे शाम, तो इस घोल में वो सूक्ष्म जीवाणु हर 20 मिनट में, दरेक 20 मिनट में डबल होंगे, डबल, 2 गुने। कितने थे वो पहले? 30 लाख करोड़। कितने थे? और 20 मिनट के बाद कितने होंगे? 60 लाख करोड़। और अगले 20 मिनट के बाद 120 लाख करोड़। और कब तक बढ़ेंगे? 72 घंटे तक। 72 घंटे तक यूं ही डबल होते जाएंगे और इनकी गिनती कोई कर ही नहीं सकता, इतने बढ़ेंगे। और 72 घंटे जब हो जाए, यानी कि ये घोल आपके गर्म प्रदेश में 5-6 दिन में तैयार हो जाता है, जहां ठंडा प्रदेश है वहां 7 दिन लग जाता है। आप मानो इसको इतवार को तैयार करते हैं तो अगले इतवार को खेत में, रविवार को ड्रिप से, स्प्रिंकल से या खुला पानी वहां छोड़ दो, इसको बूंद बूंद गिरेगा और ये 1 एकड़ में फैल जाएगा पानी के साथ। समझ में आ गई यहां तक बात? आई समझ में? अब जब ये खेत में फैलेगा तो आपकी धरती में, मिट्टी में यूरिया डीएपी ने सारा अड़सिया मार दिया,
सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, लेकिन भगवान की व्यवस्था ऐसी, अब भी कुछ कुछ बचे हुए हैं। अळसिया धरती में नीचे यूरिया डीएपी से डरता हुआ समाधि लिए बैठा है, और जब उसका भोजन मिलेगा ना इसको, ये तो इसकी गंध पाकर एकदम ऊपर आएगा। उसको पता तेरा भोजन आज आया गौ माता का गोमूत्र, तो धरती फोड़ के ऊपर आएगा और वो अपना परिवार बढ़ाना शुरू करता जब उसको वातावरण अनुकूल मिलता है। और परिवार कितना बढ़ाता है केचुआ? एक अळसिया अपनी जिंदगी में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है। कितना बोलो? 40 से, इतने परिवार बढ़ाता ये केचुआ। क्यों? भगवान ने किसान को ये सबसे बड़ा मित्र दिया, सबसे बड़ा दोस्त दिया। और हम कितने समझदार हैं, जो हमारी भलाई करने आया भगवान ने भेजा, उसको मारेंगे, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही प्रोग्राम है ना आपका, यही चला रखा ना। अच्छा बताओ, एक अळसिया खेत से पकड़ के लाओ, और ये जो टेबल रखी ना, मेज मेरे सामने थी, इस पे रखो, और उस अळसिया के ऊपर यूरिया डालो। माताओं बहनों बताओ, मरेगा या बचेगा? मरेगा। और उसी केचुआ पर, उसी अळसिया पे गाय का गोबर डालो, फिर क्या होगा? जिएगा और परिवार बढ़ाएगा। यही है ना? तो सीधा प्रमाण है, जो हमारी भलाई भगवान ने करने के लिए भेजे, हम उनको बाजार में पैसा देके, दवाइयां खरीद के मारते हैं अपने दोस्तों। ऐसी कौम का, ऐसे लोगों का कौन भला करेगा जिसको इतनी भी अकल नहीं कि तेरा अपना कौन है और दूसरा कौन है, तेरा मित्र कौन है और दोस्त कौन है, ये भी नहीं पता। और ये काम आजकल हमारा जो रासायनिक खेती कराने वाली यूनिवर्सिटी है, साइंटिस्ट है, वो छूटे पड़े हैं इस काम पे। अगली बात और सुनो, अब ये जो अळसिया है ना, ये कैसे काम करता खेत में? अब आप देखते नहीं, आपके तो मार दिए सारे, मैं देखता हूं, अभी दिखाऊंगा आपको, इस पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा कितना मेरे खेत में अळसिया क्या क्या करता। देखो, ध्यान करो मेरी ओर, देखो ये यूं जाता और दूसरे छेद से जाता, इससे जाता और इससे आता, यूं भी चलता यूं भी चलता। अळसिया 8 से 10 फीट तक धरती में छेद करता, छिद्र बनाता, और अपने शरीर से पसीना छोड़ता, जिसको वर्मीवॉश बोलते हैं। उससे उस छिद्र की लिपाई करता, जैसे बहनें लिपती है ना घरों को। बड़ा सुंदर घर बनाया हुआ इन सब ने। मैं अभी गया था डांग जिला में, एक आदिवासी परिवार में भोजन मैंने किया। कल भी मैंने प्रफुल्ल भाई के यहाँ किया, तो उन्होंने हाथ से इतना लीप रखा, क्या मार्बल करेगा। घर में खुशबू आ रही थी देसी गाय के गोबर की, इतना बढ़िया घर। तो ये जो अळसिया, ये भी अपने छिद्र को लीपता, बंद नहीं होता वो छिद्र। 8 से 10 फीट तक उस छिद्र में ऑक्सीजन जाता, और ऑक्सीजन धरती की फर्टिलिटी को, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता। ये ध्यान से सुनना मेरी बहनों, और ये ट्रेनर, मैं इसलिए बता रहा हूं, आपकी ये ट्रेनिंग है, आपने बाकी खेडूत को ये सारी बातें बतानी है। समझ रहे हो कि नहीं? तो उस धरती में जब ऑक्सीजन जाएगा तो उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, एक बात। नंबर 2, नीचे जितने जाते हैं तो उस मिट्टी में खनिज ज्यादा होते हैं, और ये अळसिया उस मिट्टी को खाता, मिट्टी को, और उस मिट्टी को खा के अपने पेट से पौधे की जड़ के पास रात को छोड़ के जाता। समझ में आई? रात को छोड़ता, दिन में नहीं छोड़ता। आपको पता दिन में क्यों नहीं छोड़ता? बहनों पता है? सुनो, वो इतना समझदार है
कि तू दिन में बाहर निकलेगा तो कोई पक्षी तेरे को उठा लेगा। समझ में आ गई? इसलिए वो रात के अंधेरे में काम करता है। और हम जो आच्छादन कराते हैं ना, आच्छादन, वो ये भी उसका बहुत बड़ा कारण। और तो लाभ है, लेकिन धरती को जब ढक देते हैं ना, तो उसके नीचे ही अळसिया काम करता, पक्षी को नहीं दिखता, तो फिर ये अळसिया डबल शिफ्ट में काम करता। समझ में आई? ये रात को भी काम करता और दिन में भी करता। ये आच्छादन का फायदा। अब अगली बात, ये जो मिट्टी खाकर पेट से निकालता है, आपके उस खेत की मिट्टी से अळसिया के पेट से निकली मिट्टी में 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है। ये जो लोग कहते हैं ना नाइट्रोजन कहां से आएगा, तुम बैग बाहर से खरीद के यूरिया के डालते हो, प्राकृतिक खेती में कहां से आएगा यूरिया, नाइट्रोजन? ये यूं आएगा। ये अळसिया 1 एकड़ में जब प्राकृतिक खेती आप करेंगे पूर्ण रूप से, तो 1 एकड़ में ये कम से कम 15 से 20 लाख अळसिया काम करता है। 1 एकड़ 15 से 20 लाख। और वो सारा रात और दिन मिट्टी खाता निकालता, मिट्टी खाता निकालता है, आपकी सारी मिट्टी को मुलायम बना देगा, जुताई नीचे तक कर देगा, धरती में ऑक्सीजन जाएगा। और इसके पेट से जो निकली मिट्टी है, उसमें आपके खेत की मिट्टी से 6 गुना नाइट्रोजन है, 9 गुना फास्फोरस है, 11 गुना पोटास है। और जब ये केचुआ पूरी जिंदगी करके अपने आप मर जाता है, तो धरती के 17 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करता। कितने? 17 प्रकार के। यानी कि धरती मां को जो भी पोषक तत्व चाहिए, ये अपना पूरे शरीर का बलिदान करके धरती की सारी चीजें पूर्ति करता। जिंदगी में एक काम किया और 40 से 50 हजार बच्चे पैदा करके गया, ताकि मेरे जाने के बाद वो इस काम को करे। ये है भगवान की सृष्टि, ये है ईश्वर की व्यवस्था। आई समझ में? अगली बात, अब एक खेत में जब इतना अळसिया काम करेगा तो कितने छिद्र करेगा? कोई गिनती है? कोई गिनती नहीं। और आजकल ये जो वर्षा हो रही है, बारिश, अब सारे देश में बाढ़ आई हुई, सारी दुनिया में बाढ़ आई हुई, सब लोग रो रहे, कहीं पहाड़ दरक रहे, कहीं नदियां बाहर निकल रही, कहीं भूकंप आ रहे, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि। लेकिन प्राकृतिक खेती यदि सारा देश और दुनिया करे तो बाढ़ आ ही नहीं सकती। बाढ़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अळसिया ने इतने छिद्र आपके खेत में कर दिए कि जितना पानी बरसेगा, चारों तरफ तो आपने पाड़ बना दी और बीच में पानी है, तो उन छिद्रों से सारा पानी धरती मां के पेट में चला जाएगा। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। नहीं आई समझ में? अच्छा, अगली ओर सुनो, अगला फायदा, ये पानी का प्रबंधन है। अब गर्मी में जब बारिश ना हो, मई जून में लूएं चलती हो, आग बरसती हो, पानी कहीं है नहीं, तो उस समय आपके खेत के पौधे को पानी कैसे मिलेगा? तब भी ये अळसिया पानी देगा। कैसे? अळसिया ने 8-10 फीट तक धरती में छिद्र बना रखे जो बंद नहीं होते। और आप खेडूत भाइयों, मई जून में जब कहीं पानी नहीं, आप फावड़ा से धरती को खोदो, 2 फीट नीचे जाओगे, बेज मिलेगा कि नहीं? नमी मिलेगी कि नहीं? माताओं मिलेगी कि नहीं? फिर ढीली क्यों बोलती हो? बोलो ना जोर से।
ताकि मुझे पता लगे इनकी समझ में आ रही बात। मिलेगा ना भेज? अच्छा, अब धरती जब जून मई में तपेगी तो नीचे जो बेज है उसमें वाष्प बनेगा, भाप बनेगी, और वो भाप अड़सिए ने जो छिद्र बनाया उससे ऊपर आके आपके पौधे की जड़ की सिंचाई करे। आपका पौधा गर्मी में भी सूखेगा नहीं। ये है प्राकृतिक खेती का विज्ञान, ये है प्राकृतिक खेती का कमाल, ये है गजब। आज से 10 साल पहले मेरे खेत में ये अड़सिया नहीं बचा था, क्योंकि मैं भी आपकी तरह यूरिया डीएपी जंतुनाशक डालता था और ये जहर की खेती में भी करता था। जब मैंने वो बंद की तो ये अड़सिया बाहर से नहीं लाया मैं, ये वहीं से जो बचे हुए थे उन्होंने धीरे धीरे परिवार बढ़ाया। मेरे खेत में कितनी भी बारिश हो जाए 24 घंटे के बाद सब पानी धरती माँ के पेट में चला जाता है, वो बहता नहीं है। जब पानी नहीं बहेगा तो बाढ़ कैसे आएगी? सारी धरती पर ये खेती हो तो वहीं का पानी धरती में चला गया तो बताओ बाढ़ कैसे आएगी? तो ये विनाश इस रासायनिक खेती ने किया है। हमारी धरती को पत्थर बना दिया, बंजर बना दिया। अब धरती 1 फीट के नीचे इतनी बड़ी एक मोटी परत बन गई पत्थर की तरह, जिसमें सूक्ष्म जीवाणु बचे नहीं, अळसिया बचा नहीं। तो जब बारिश होती है तो धरती माता पानी नहीं पीती और वो सारा ऊपर वाली 6 इंच मिट्टी जो उपजा उसको बहा के ले जाता, बाढ़ में ले जाता। धरती बंजर हो रही है। भूमिगत पानी आपके यहाँ तो है, आप तो अब भी बहुत कम जहर डालते हो, ये बधाई आपको। लेकिन जो हरियाणा पंजाब जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ एक एकड़ में आलू की खेती हम करते हैं। 1 एकड़ में 13 थैले डीएपी और यूरिया के पूरी धरती को सफेद बना देते हैं, तब आलू लगता है। और आलू को आप खुश होकर खाते हैं कि ये बड़ा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अब आपने देखा मेरे खेत में ड्रिल मशीन गई, एकदम 2.5 फीट अंदर गई, और वहां रासायनिक वाले में 2 लोग दबा रहे हैं तो भी 2 इंच से ज्यादा नहीं गई। कि ये कारण उसमें अड़सिया बचा ही नहीं है, जो धरती को मुलायम बनाता, जो सूक्ष्म जीवाणु वो बचे नहीं, ये सब मार दिए। तो हम जो घन जीवामृत और जीवामृत बनाते हैं ना बहनों और भाइयों, ध्यान करो सारे सुन के, और यही बात बतानी लोगों को जो मैं बता रहा हूं, बहुत सरल। ये जो जीवामृत मैंने बताया था समझ में आ गई थी सबकी? ऐसे ही घन जीवामृत बनता है। घन जीवामृत क्या है? जो सूखा गोबर है, आपके पास ज्यादा पशु है और गोबर बच गया, अब आप गांव से बाहर उसका ढेर लगा देते हो, ये गलत है। आप उसको भी छाया में नीचे एक बेड सा बना दो उसका 1.5 फुट ऊंचा, और उसको एक जैसा करके 6 इंच मोटा एक लाकड़ा लो, लकड़, और उसमें जिग-जैग ऐसे छेद कर दो, 1-1 फीट नीचे तक मत जाने दो। 1.5 फीट का वो ऊंचा है तो 1 फीट तक छेद करो, और जब वो छेद हो जाएंगे उसमें 10, 20, 50 जो जीवामृत हमने बनाया था ना, उससे इन छेदों को भर दो और छोड़ दो। 10 दिन के बाद फावले से इसको मिला दो, फिर वैसा ही बेड कर दो, और फिर दोबारा वैसे ही छेद बना दो अलग अलग, और दोबारा फिर वो जीवामृत उसमें भर दो। अगले 10-15 दिन के बाद उसमें जो अरबों खरबों सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो उस गोबर को खा के उसका
इतना बढ़िया खाद बनाएंगे जैसे चाय की पत्ती होती ना, चाय की पत्ती, पूरा वो घातर काला ब्लैक चाय की पत्ती की तरह बन जाएगा। ये 6 महीने भी खराब नहीं होगा। आप घर में छाया में इसका एक ढेर लगा दो, कभी कभी इस पे थोड़ा पानी छिड़कते रहो। जब भी आप खेत में कोई फसल बोना चाहें तो खेत की जुताई करके जैसे डीएपी डालते हैं वैसे इसको डालो और फिर फसल को बो। जो भाई अब रासायनिक खेती कर रहे हैं और उन्होंने प्राकृतिक खेती में आना है, तो ये घन जीवामृत कम से कम 1 एकड़ में 1 टन डालो पहली बार 2 साल डालना आपने, और तीसरे साल केवल 2 क्विंटल से काम चलेगा। शुरू में बढ़ाना क्यों? इसलिए बढ़ाना कि हमने खेत में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाने हैं, अलसिया बढ़ाना है, जो धरती को उपजाऊ करने वाले प्राणी हैं वो बढ़ाने हैं, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा डालना। जब ये बढ़ जाएंगे फिर आपको 2 क्विंटल 1 साल में डालना पड़ेगा एकड़ में, और उसके बाद 10 साल के बाद उसकी भी जरूरत नहीं बचेगी। फिर वो इतना परिवार बढ़ेगा, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका खेत ऐसा होगा जैसे जंगल में मैंने कहा ना, यूरिया डीएपी खातर कौन डालता है? फिर आपकी धरती वैसी बन जाएगी तो कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई? ये है प्राकृतिक खेती। अगली बात, अब ये सूक्ष्म अड़सिया का तो मैंने बता दिया ना कैसे काम करता है। वो छिद्र बनाता है, धरती में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, पोटास 17 प्रकार के तत्व देता है, सब कुछ देता है। लेकिन ये जो सूक्ष्म जीवाणु गौ माता के पेट से निकले हैं, और सैकड़ों तरह के हैं जिनसे आंख भी नहीं देख सकती, जिनको अड़सिया तो आंख से दिखता है, वो नहीं दिखते। पर मेरी बहनों, वो सैकड़ों तरह के गौ माता के पेट में, इसलिए गौ माता को पूजनीय बताया। हम तो वैसे ही पूजते हैं, पता ही नहीं गौ माता के गुण क्या है। बोलो गौ माता की, जोर से बोलो गौ माता की। ना दूध पिएंगे गाय का, ना गौ पालेंगे, गौ माता की हो जाएगी। क्यों साहब? होगी जी। ना गाय को पालते, ना दूध पीते, बताओ गौ की जय कैसे होगी? है? तो गौ की जय होगी, गाय पालो, और दूध उसका A2 है, जो दुनिया के देशों ने कहा भारत की गाय जैसा दूध किसी का पशु का नहीं है, अमृत है। और उसका छाण और गौमूत्र उससे भी ज्यादा कीमती है। गौमूत्र मेरे भाइयों खेत की किसी भी बीमारी को नहीं छोड़ता। गुजरात की 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं जो रासायनिक खेती वाली है, इनमें 3 साल मैंने रिसर्च करवाया। उन्होंने 3 साल की रिसर्च के बाद अब की बार मुझे रिपोर्ट दी, और वो रिपोर्ट अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे ना 10 दिन पहले गुजरात में, राजभवन में रुके थे, तो मैंने प्राकृतिक खेती की सारी जानकारी हर बार वो लेते हैं मेरे से, मैंने दी, और ये रिपोर्ट भी मैंने उनको सौंपी। उस रिपोर्ट में इन रासायनिक वाली यूनिवर्सिटियों ने 3 साल तक क्या किया, उन्होंने एक जगह पर रासायनिक खेती का सैंपल लगाया, दूसरी जगह जैविक खेती का लगाया, तीसरी जगह प्राकृतिक खेती का लगाया, और 3 साल लगाया। अब रिपोर्ट में आया कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन बिल्कुल कम नहीं होता, जितना रासायनिक में होता है। पहले साल तो उतना होता है, और उसके बाद हर साल बढ़ना शुरू हो जाता है। ये रिपोर्ट 3 साल का प्रमाण है। तो आप में जो भाई खतरे में बैठे हैं कि आपका उत्पादन घटेगा, जो पद्धति मैंने बताई वैसा करो।
कम से कम 1 टन घन जीवामृत 1 एकड़ में डालो पहले साल, और जब भी पानी दो हर पानी में जीवामृत, हर 15 दिन में जीवामृत का फसल पर स्प्रे करो। आपका ऑर्गेनिक कार्बन पहले ही साल बढ़ना शुरू हो जाएगा, पहले ही साल। कमाल है इस चीज का। और भाइयों और बहनों, रासायनिक खेती से ऑर्गेनिक कार्बन हर साल घटता है, यानी कि बंजर जमीन हर साल बंजर होती जा रही है, ये हाल। तो मैं जो बात बता रहा था, ये जो सूक्ष्म जीवाणु जीवामृत घन जीवामृत में है, जो दिखते नहीं, ये क्या करते हैं, ये जो धरती में, अब ध्यान करना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर रखना, इधर उधर मत देखना, इसको सुनोगे तो समझ में आएगी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो धरती माँ है ना, ये भगवान की बनाई हुई है, मेरी आपकी नहीं है। समझ में आई? ये परमात्मा की रचना, ईश्वर की रचना है। परमात्मा पूर्ण है, उसकी रचना भी पूर्ण है। आदमी अपूर्ण है, इसका काम भी अपूर्ण है। ये जो धरती है ना, जो आपके खेत हैं, जितने भी आपके पास, इस धरती में भगवान ने पौधों के लिए जो भोजन चाहिए वो सारी तत्व दिए हुए हैं। आपकी सारी मिट्टी में फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर आदि सब भरपूर मात्रा में हैं। समझ में आ गई? लेकिन अब समझो, लेकिन वो तत्व धरती में जड़वत पड़े हुए, गांठ बना के पड़े, वो तत्व अपने आप पौधे का भोजन नहीं बन